Mm, Good morning, students. Today we will discuss about the next point of chapter number 7, History. The swords of Tipu Sultan and Wootaz Steel. इसमें बेटा एक इंडियन जो स्टील और जो आयरन है उसके बारे में एक स्टोरी बताई गई टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान जो 1799 में मारा गया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के साथ 4 वार किए थे, जिसमें लास्ट में वो फाइटिंग करते हुए मारा गया और उसके हाथ में उसकी तलवार थी। टीपू जो लेजेंडरी जो स्वर्ड्स थी वो काफ़ी वैल्यूएबल थी। उसका जो कलेक्शन है इंग्लैंड के म्यूजियम में है। बट डू यू नो भाई द स्वर्ड्स वाज सो स्पेशल। लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि उसकी जो स्वर्ड्स थी, जो तलवार थी, काफ़ी स्पेशल क्यों थी। द स्वर्ड्स हैड एन इनक्रेडिबल हार्ड, वो काफ़ी हार्ड थी। एंड शार्प एज, उसके जो किनारे काफ़ी तेज़ थे। एंड कुड ईजली रिब थ्रो द अपोनेंट्स आर्मर, और बेटा जो दुश्मन की लोहे की कवच को भी काट देती थी। ये उसकी क्वालिटी थी। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वर्ड्स कैम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ द हाई कार्बन स्टील कॉल्ड उटज। और ये जो स्पेशल जो इसमें क्वालिटी आती थी, ये जो एक कार्बन जो स्टील है जिसको हम वुटज स्टील कहते हैं, उसकी वजह से आती थी, जो साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस था। वुटज जो स्टील था वो उससे तलवार बनाई जाती थी। उससे जो किनारे होते थे काफ़ी पैने होते थे, और एक वो वाटर की तरह फ्लोइंग वाटर पैटर्न, वाटर की तरह वो लहरदार होती थी। दिस पैटर्न कम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल इबेंडेंट इन द आयरन। अब इसमें जो कार्बन की जो क्रिस्टल होते थे वो आयरन में डाले जाते थे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा फ्रांसिस बुकानन, वो टूर थ्रू मैसूर इन 18th सेंचुरी, जिसने मैसूर का टूर किया। एक बेटा ये फ्रेंसिस बुकानन है, जो एक फॉरनर है, जो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये मैसूर में अपनी यात्रा करता है। हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ टेक्निक बाय द विच वुटर स्टील वाज प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेंस इन द मैसूर। उसने बताया कि उसने जो स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस था, जो काफ़ी 100 स्मेल्टिंग थी, जो भट्टियाँ होती थी जहाँ पर इस वुड स्टील को बनाया जाता था, उसके बारे में उसने वर्णन किया। इन दिस फोरेंस आयरन वाज मिक्स विद अ चारकोल एंड पुट इनसाइड इन स्मॉल पोट। उसने बताया कि सबसे पहले क्या था, जो भट्टियाँ होती थी उसमें आयरन को चारकोल जो था उसके साथ स्मॉल जो छोटे छोटे पोट होते थे, जो बर्तन होते थे मिट्टी की, उसमें रखा जाता था। एंड थ्रो एन इनक्रीडेक्ट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इन गोट्स। अब इसमें जो स्मेल्टर होता था वो कंट्रोल करता था टेम्परेचर को, उसके बाद में स्टील को प्रोड्यूस करता था, जिससे वो तलवार बनाई जाती थी, स्वर्ड्स बनाई जाती थी। और जो भारत ही नहीं बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी फेमस थी। वुटज इज एन एंग्लिसाइड वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्ड हुक्कू। इसमें बेटा जो वर्ड के बारे में बताया जाता है, जो कन्नड़ वर्ड था, जिसमें बताया जाता है कि जो वुटज है एक कन्नड़ वर्ड था जिसका अर्थ है हुक्कू। तेलुगु में इसका आता है बेटा अर्थ है हुक्कू। एंड द तमिल और मलयालम में रुक्कू, जिसका मीनिंग होता है स्टील, इस्पात। हिंदी में इसको बेटा इस्पात बोलते हैं। ये अलग अलग जो लैंग्वेज है उसमें इसका वर्ड अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसका जो मीनिंग आता है वो बेटा स्टील है। इंडियन जो वुड स्टील्स है, वुडन जो स्टील था फैसिनेट था यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे। इसमें माइकल फिराडे के बारे में बताया जाता है। वो उसने भी जो एक लेजेंडरी साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार इसने किया था। स्पेंड 4 ईयर उसने यहाँ पर स्टडी की, 4 यानी कि 4 साल तक इसने स्टडी की। 1818 से लेकर 22 के बीच तक इसने यहाँ पे 4 साल इसके बारे में स्टडी किया कि वुटर जो स्टील है मेकिंग प्रोसेस कैसे कैसे बनाया जाता है। विच वाज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस था। वाज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी में जो व्यापार होता था, जो इस्पात का बनाया जाता था, जो भट्टियों के द्वारा जो वुटर स्टील बनाया जाता था, वो अब धीरे धीरे कम हो गया, लॉस्ट हो गया। क्यों?
कैन यू गैस वाई दिस सो? हम इसमें के बारे में गैस करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। द स्वर्ड्स आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड। एक तो बेटा ब्रिटिश का भारत पे कब्जा हो गया था फर्स्ट। सेकंड, अब जो आयरन और जो स्टील था वो ब्रिटेन से यहाँ पे आता था, जिसकी वजह से भारतीय जो क्राफ्ट पीपल थे उनका जो स्टील बनाने का जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अबेंडेंड फर्नेंस इन द विलेज। अब जो प्रोडक्शन ऑफ द वुड स्टील का जो प्रोडक्शन था वो हाईली स्पेशलाइज होता था। क्या इसमें नई टेक्निक के द्वारा जो आयरन को रिफाइन किया जाता था फर्स्ट। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, जो स्मेल्टिंग का जो काम होता था इंडिया में वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी में इसका काम आयरन स्मेल्ट का काम कॉमन था, क्योंकि हर क्षेत्र में किया जाता था। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, बिहार में और सेंट्रल इंडिया में मोस्टली पर्टिकुलर जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर जो लोकल डिपॉजिट थे आयरन के, उसके द्वारा वहाँ पर वस्तुएं मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता था। और इसमें मोस्टली जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो डेली टूल्स की यूजें होती हैं, उसको आयरन के द्वारा और स्टील के द्वारा चीज़ें बनाई जाती थी। जो फ्रेंड्स थे वो मोस्टली बेटा क्ले और जो ब्रिक्स के होते थे। और इसमें जो स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस का जो काम होता था वो मैन के द्वारा किया जाता था। और वोमन इसमें बैलों का काम करती थी, जो हवा फूकने का काम करते थे, पंपिंग आयरन का काम करती थी, जो चारकोल जिससे बर्न होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बाय द लेट 19th सेंचुरी के दौरान बताया जाता है कि जो क्राफ्ट थे आयरन के स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस था वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि मोस्टली जो विलेज में बताया जाता है फर्नेंस जो थे वो धीरे धीरे डिसयूज मतलब कम हो गए। और जो अमाउंट था आयरन जो प्रोड्यूसर्स का वो भी धीरे धीरे कम हो गया। वाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो नए कानून लगाए गए फॉरेस्ट पे, व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम द एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उन पर लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल? अब चारकोल को जलाने के लिए उनको लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। वाई कुड दे गेट आयरन और? वो आयरन और को कहाँ से गेट प्राप्त कर सकते थे? फॉरेस्ट लॉ, कई बार वो फॉरेस्ट लॉ के कानूनों को तोड़ देते थे। दे ऑफन इंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्ट द वुड, कई बार वो चुपके से वुड्स को चुरा लेते थे। बट वो दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्ग टाइम, लेकिन इसके द्वारा उनका व्यापार नहीं चल सकता था। मैनी गिव अप देयर क्राफ्ट एंड लुकड फॉर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उन्होंने अपने जो व्यापार थे, जो इस्पात बनाने का जो कारखाना था वो बंद कर दिया। और नए तलाश उन्होंने आजीविका के अपने नए तलाश लुक मतलब सर्च करने स्टार्ट कर दिए। इन सम एरिया ऑफ द गवर्नमेंट डिड ग्रैंड एसेस टू द फॉरेस्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं दी कि जो आयरन स्मेल्टर हैं अगर वो पैसे पे करेंगे, हाई टैक्स पे करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो वो अपनी जो फर्नेंस हैं, जो भट्टियाँ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से उनकी इनकम कम होती थी। मोरएवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वाज द बीइंग इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन से भी जो आयरन जो स्टील को इंपोर्ट किया जाता था। अब जो आयरन स्मिथ थे इंडिया में, जो भारत के लोहार थे, वो इंपोर्ट जो आयरन और जो स्टील ब्रिटेन से किया जाता था उसी से यूटेंसिल और इम्प्लीमेंट्स बनाते थे। इसकी वजह से भी दिस इज वाज द बिगेस्ट रीजन, इसकी वजह से भी क्या है कि जो लोकल स्मेल्टर्स थे जो आयरन से चीज़ें बनाते थे उनकी डिमांड धीरे धीरे लो हो गई। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिशियन प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस ए न्यू कंपटीशन। और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो आर्टिशियन थे और जो आयरन और जो स्टील से चीज़ें बनाते थे उन्होंने नए कंपटीशंस को फेस किया। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अब इसमें बेटा बात आती है 1904 की, जिसमें इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल का जो महीना था उसमें चार्ल्स वेल्ड और जो जो अमेरिकन ज्वेलिस्ट था और दो ध्रुवजी टाटा, जिसका सबसे बड़ा बेटा जमशेदजी टाटा, जो किसका बेटा था? जमशेदजी
टाटा का बेटा था ध्रुवजी टाटा। ये काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, किसकी तलाश में, इन द सर्च ऑफ द आयरन और डिपॉजिट। वो चाहते थे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उनको आयरन जो ओर हैं, आयरन ओर होता है बेटा लोहे एस्क की डिपॉजिट मिले, ताकि दे हैड स्पेंड मैनी मंथ ऑन लो कॉस्टली वेंचर्स लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन और टू सेट अप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। वो क्या थे जो उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, वो चाहते थे कि उनको अच्छे आयरन और मिले ताकि वो एक अच्छा मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट भारत में सेट करें। जमशेदजी टाटा had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in the India। और वो चाहते थे कि वो एक बड़ा टाटा यानी कि प्लांट यहाँ पे सेट करना चाहते थे, ताकि काफ़ी पैसे भी खर्च हों, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक अच्छा प्लांट यहाँ पे सेट करना चाहते थे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट द आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर। जब तक उनको आयरन ओर की क्वालिटी नहीं मिलेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं था। वन डे एक दिन आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी हावर इन द फॉरेस्ट वेल्ड एंड द्रोबजी कम अप ए स्मॉल विलेज। काफ़ी समय के बाद वो एक स्मॉल छोटे से गांव में आए। फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन वोमेन, उनको एक ग्रुप मिला जिसमें मैन वोमेन दोनों थे, जो कैरी कर रहे थे बास्केट लोड ऑफ आयरन ओर। मतलब वो अपनी बास्केट में क्या आयरन ओर को लोड कर कर लेके जा रहे थे। दीज पीपल वर द अगारिया, ये अगारिया लोग थे। व्हेन आस्क वर वेयर दे हैड फाउंड दिस आयरन ओर, तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपको ये आयरन ओर कहाँ से मिले, द अगारियाज पॉइंट टू द हिल इन द डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने एक हिल की तरफ इशारे करते हुए कहा। वेल्ड एंड द्रोबजी रिच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक थ्रो डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी लंबे फॉरेस्ट को, घने फॉरेस्ट को पार करते हुए हिल के पास पहुँचे। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट दे हैड ए लिस्ट फाउंड दे हैड बीन लुकिंग फॉर। तो इसमें जो वेल्ड था उसने डिक्लेयर किया कि हम जिसके बारे में तलाश कर रहे थे, जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे, वो हमें मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ये थी बेटा रजहारा। रजहारा हिल थी, हैड वन ऑफ द फाइन आयरन इन द वर्ल्ड, यानी कि इसमें अच्छी क्वालिटी का आयरन यहाँ पर रजहारा हिल में मिलता था। बट देर वाज ए प्रॉब्लम, एक समस्या और थी। द रीजन्स वाज ड्राइंग एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्र था काफ़ी सूखा था, पानी की यहाँ पर आवश्यकता थी, वो पानी फैक्ट्री के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर नहीं था। वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय, आसपास के हिस्से में नहीं था। द टाटा हैड टू बी कंटिन्यू देयर सर्च फॉर ए मोर सूटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। अब टाटा ने प्रयास किया कि यहाँ पर कोई अच्छा सा स्थान, सूटेबल प्लेस मिले जहाँ पर वो फैक्ट्री को सेट करें। अगारिया ने हेल्प की, जो लोग थे मैंने आपको बताया जो मेन वोमेन थे, उन्होंने काफ़ी उनको तलाश करने में हेल्प की, रिसोर्स की कि उनको एक अच्छी जगह मिले। बाद में उन्होंने आयरन ओर को भी तलाशा उनके लिए, एंड एक सप्लाई, ताकि उनको भिलाई जो स्टील प्लांट को पानी की सप्लाई की पूर्ति भी की जाए, तो उन्होंने एक भिलाई स्टील प्लांट सेट किया। ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों के बाद, ए लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा टू सेट अप द फैक्ट्री एंड द वर्क इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अभी इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट का इलाका साफ़ किया गया, जो सुबर्णरेखा नदी के किनारे था, वहाँ पर फैक्ट्री सेट की गई और उस टाउन को बाद में जमशेदपुर नाम दिया गया। देयर वाज ए वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट, और बेटा यहाँ के आयरन और जो डिपॉजिट थे उसी के आसपास पानी उनको मिलता था। द टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको बेटा टिस्को के नाम से जाना जाता है, उसने 1912 में स्टील बनाने का जो काम था वो स्टार्ट किया। टिस्को वाज सेटअप एट द अपॉर्चुनिटी टाइम, जो टिस्को स्टार्ट है उसका टाइम भी बहुत ही अच्छा था। क्यों? ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी इंडिया वाज द इम्पोर्टिंग स्टील डेट वाज मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन, क्योंकि मोस्टली बेटा इंडिया में जो स्टील का जो चीज़ें थी वो ब्रिटेन से आती थी, इंपोर्ट की जाती थी, और मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बिछाव किया जा रहा था। हैज़ प्रोवाइडेड ए ह्यूज मार्केट फॉर द रेल डेट ब्रिटेन प्रोड्यूस,
For long while British expert in India Railway were unwilling to believe that good quality steel would be प्रोड्यूस इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो मार्केट में जो रेलवे का मार्केट को ज़्यादा बनाने के लिए, एक्सपर्ट करने के लिए, यानी कि एक्सपेंड करने के लिए, काफ़ी बढ़ाने के लिए ब्रिटेन यहाँ पर रेलवे का विकास कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास वो कर रहे थे। तो ब्रिटिश के जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि भारत में जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं उसके लिए अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है भारत में प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उनको विश्वास नहीं हुआ कि भारत में भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो स्टील बनाया जा रहा है। बाय दिस टाइम टिस्को वाज सेटअप, द सिचुएशन वाज चेंज। टिस्को यहाँ पे सेटअप हुआ। जो टिस्को बेटा, टिस्को का मीनिंग यहाँ पर जो स्टील प्लांट यहाँ पे सेट हुआ, उस टाइम सिचुएशन कुछ चेंज हो गई। क्या? 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, ब्रोक आउट हुआ, स्टील प्रोड्यूसिंग जो इन ब्रिटेन में जो स्टील का बनाने का जो काम था वो मोस्टली जो डिमांड थी वार की, यूरोप में जो वार स्टार्ट हुआ वहीं पर कंप्लीट हो जाता था। मतलब ब्रिटेन का जो भी माल यहाँ पे बनता था आयरन का और जो स्टील का, वो ब्रिटेन के यूरोप में ही लग जाता था। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटेन स्टील टू इंडिया डिक्लाइन। अब जो ब्रिटेन का माल इंडिया में आता था वो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। इसी की वजह से जो इंडियन रेलवे है वो अब टिस्को की तरफ उन्होंने ध्यान किया। किसके लिए? रेल के लिए, सप्लाई के लिए। एज द वार ड्रैग्ड ऑन द सेवरल ईयर, जो वार था काफ़ी लंबे समय तक चला, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरिज व्हील, क्योंकि टिस्को जहाँ पर जो लोहे होते हैं, लोहे के जो कवर होते हैं और जो कैरिज मतलब जो पहिए होते हैं, उसकी सप्लाई वार के दौरान काफ़ी डिमांड बढ़ी और उस 50% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरिंग बाय टिस्को। मतलब इस समय के दौरान 1919 के दौरान जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने टिस्को से ही 90% जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। ओवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में टिस्को उस समय में काफ़ी एक अच्छी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, इंडस्ट्री बन चुकी थी। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, एज द केस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकॉर्ड ओनली व्हेन द ब्रिटिश इम्पोर्ट इन टू इंडिया डिक्लाइन। अब इसमें भारत में बेटा देखो, मैंने आपको जो इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल के बारे में और इंडस्ट्रियल जो आयरन स्टील के बारे में बताया, लेकिन इनका दोनों का फैलाव मतलब कब हुआ, एक्सपेंशन कब हुआ? जब ब्रिटिश का जो इम्पोर्ट भारत में था, मतलब कॉटन का हो या फिर आयरन का, दोनों जब डिक्लाइन हुए मतलब कम हुए, तभी भारत में ही आयरन और कॉटन की जो इंडस्ट्री थी वो फैली थी। एंड द मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल जो गुड्स थे बेटा वो इंक्रीज हो चुकी थी। अब इसके दौरान दिस हैपन ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये सारी घटनाएं बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी घटी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ही जो भारतीय जो कॉटन इंडस्ट्री थी और जो स्टील की इंडस्ट्री थी, वो दोनों इंडस्ट्रियाँ बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी। अब इसके बाद में जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे वो भी स्टार्ट हो गए, डेवलप हो गई। इंडस्ट्रियल जो क्लास था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और जो गवर्नमेंट के सामने उनकी जो डिमांडें थी प्रोटेक्शन की, वो भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई। अब जो स्ट्रगलिंग का जो काम था वो धीरे धीरे ब्रिटिश पर जो कंट्रोल करने का काम था वो भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का कम हो गया। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, उनकी बातों को, उनकी जो डिमांड थी उन डिमांड को धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 7 था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर किसी बच्चे को बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस कर सकता है। ओके बेटा, बाय।